गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे फिर से बातें करने जा रहा हूँ। डी ब्रोगली क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूँ और इसके कुछ फॉर्मूला भी हमने देखा है, क्वेश्चन भी आपने लगा चुके हैं। आज मैं फिर से कुछ क्वेश्चन दूंगा उसके ऊपर। और फिलहाल मैं यहाँ देख रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो लिमिटेशन क्या रहेंगे? तो बोर्स ने ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। केवल वन इलेक्ट्रॉन की बातें करी थी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन जहां आया तो ये फेल हो गए। ठीक है, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इनटू ग्रुप ऑफ फाइनर लाइन्स। कि एक जो स्पेक्ट्रल लाइन्स बन रहा है, जैसे हमने आपको बताया था लाइमन सीरीज, बाल्मन सीरीज, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन्स भी स्प्लिट करते हैं और वो स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, जिसे वेस्टार्क इफेक्ट और जीमेल इफेक्ट कहते हैं। तो ये भी इन्होंने नहीं बताया। एंड ही प्रेडिक्ट द डेफिनिट ऑर्बिट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए डेफिनिट ऑर्बिट की तरह बातें करी कि डेफिनिट ऑर्बिट क्या होगा। ठीक है, he does not agree with the uncertainty principle। इसके प्रति ये बिल्कुल ही एग्री नहीं थे। और जबकि ये बातें कहे हम कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके बारे में आपसे बात करता हूं। चलिए, हो गया, इससे आप नोट कर ले। ओके, नाउ द टॉपिक इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। What about there? Heisenberg uncertainty principle। चलिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि simultaneously their positions and their velocity not इक्वल और कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली। हम एक साथ किसी भी एटम के ऑर्बिट की हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। हालांकि बोर्स ने बातें नहीं की थी। बोर्स ने कहा था कि तो ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी होगी ये भी पता चल गया था। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी निकाल लिया था हमने। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये भी फाइंड कर लिया था। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा, इन्होंने क्या कहा कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की इसकी ना ही पोजीशन मेजर किया जा सकता है और पोजीशन मैं फिर से बता रहा हूं, पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते हम। मैं यहां पर लिखा कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली। जी हाँ, दोनों एक साथ मेजर बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। मतलब कि दोनों एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है कोई भी इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि इन्होंने कहा क्यों? बिकॉज दिस इज माइक्रोस्कोपिक। अब कोई माइक्रोस्कोपिक चीज है, बहुत ही स्मॉल चीज है। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी करी। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, माइक्रोस्कोपिक तो है नहीं। अगर वो बिग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कार है, तो कार कितना किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, 40 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब वो माइक्रोस्कोपिक है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? तब इसके ऊपर इन्होंने बात करी, एक एक्सपेरिमेंट बताया जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट हाइजेनबर्ग ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया होगा। चलिए देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। सबसे पहले इन्होंने एक टेलीस्कोप रखी और यहाँ पे कुछ ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके कुछ बनाया और यहाँ पे हाइजेनबर्ग खुद देख रहे थे। देखिए, ठीक है, विजिबल। इन्होंने कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हैं और हमारे पास क्या होगा, फोटोन होगा। फोटोन, जब फोटॉन्स यहाँ पे फॉल करेगा, फोटोन, ठीक है, मैं इधर से भी दिखा रहा हूं, फोटोन फॉल कर रहा है। ठीक है, फोटॉन्स है, इन्हें इंसिडेंट हो रहा है।
अब केस 1 एंड केस 2, दो केस बनाता हूं मैं। केस 1 मान लीजिए कि फोटॉन्स की वेवलेंथ अगर मैं फोटॉन्स की पॉजिटिव रखूं, फोटॉन्स की वेवलेंथ ज्यादा रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। अगर हमने वेवलेंथ हाई रखा ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो एनर्जी भी क्या होगी, कम। बात समझिए, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कैसा है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, तो वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे घूमेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई। तब मैं क्या बोल सकता हूं, यहीं पे घूम रहा है तो पोजीशन क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, पोजीशन नॉट डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन व्हाट वेलोसिटी कैन। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी मिलेगा लेकिन पोजीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज मिल रहा है, क्योंकि यहीं पे घूम रहा है तो पोजीशन क्या हुई, नेग्लेजिबल। अब मैं दूसरी बातें कर रहा हूं। मान लीजिए हमने कहा वेवलेंथ को कम कर दिया, वेवलेंथ को लेस कर दिया, फिर यहां पे हमने वेवलेंथ को क्या करी थी, हाई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लो, तो एनर्जी क्या हो गई, लो। यहां मैं क्या कर रहा हूं, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, मोर, एंड एनर्जी क्या आ जाएगी, वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो एनर्जी बढ़े तो वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी से भागेगा, स्पीड ऑफ लाइट से भागेगा। तब इसकी बात करेंगे कि अब वेलोसिटी कैन नॉट डिटरमाइन बट पोजीशन कैन डिटरमाइन। अब इसकी पोजीशन मेजर कर सकते हैं लेकिन वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते। तब इन्होंने एक बात कही कि साइमल्टेनियसली both cannot measure, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। तब जाकर पता चला कि वाकई में दोनों चीज को हम बराबर, दोनों चीज को हम निकाल नहीं सकते। तब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आखिर नहीं हो, दोनों चीज और पोजीशन वेलोसिटी दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो या तो पोजीशन फाइंड करोगे या तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करोगे, दोनों में से कोई एक ही चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से पता चल गया। आप देखिए, अब मैं आपको डिराइव कराता हूँ फॉर्मूला कैसे बना और किस फॉर्मूला पे इन्होंने बताया। ताकि आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है लेकिन काफी शॉर्ट में दे रखा है, मैं उस चीज को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। डिराइव इक्वेशन, मैं इक्वेशन की बातें कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से ये बोलूं, अगर मैं यहां से मास इंटू वेलोसिटी, तो P इक्वल टू क्या है, m इंटू वी। ठीक है, अब इधर मैंने भी, यहां मैंने मल्टीप्लाई बाय v है तो v अपॉन टी इंटू टी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। v अपॉन टी इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन, v अपॉन टी वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, तो p इज इक्वल टू m इंटू a इंटू टी, f इंटू a इज व्हाट, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो P इक्वल टू क्या होगा, F इंटू टी। दोनों साइड हमने कहा डिस्प्लेसमेंट D से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो F इंटू डी क्या मिलेगा, वर्क डन। वर्क डन क्या है, F इंटू डी है, तो वर्क की वैल्यू, तो D इंटू पी इज इक्वल टू वर्क इंटू टाइम,
What is work? Energy. तो D into P equal to E into T, और E into T that is equivalent to mH upon 4 pi, right? That is the energy of photons. T means displacement, change in position. Displacement, change in position. X, P momentum, mass into change in velocity, that is greater than or equal to NH upon 4 pi. That is the formula. Heisenberg uncertainty formula is there. Note down. What is the value? X is the displacement, position, and mass, velocity. N, that is the integers. H means Planck constant. Pi means, you know, everyone. And now, change in position. Here I write all the wording language. Change in position or uncertainty in position. M, that is mass of object. Mass, yes, you can write it. Delta V, change in velocity. N, that is integer 1, 2, 3, 4. H, that is Planck's constant. Planck's constant 6.67 10 power minus 34. Yes. Can I write this is the formula? Okay. Now one question. Or Heisenberg give the one question about related to this. Question is, why electron does not exist in nucleus? Why electron does not exist in nucleus? So, electron, that is the mass of electron is what? 9.1 10 power minus 31 kg. Right? The position is unknown. Velocity is unknown. Then formula is change in position into mass change in velocity equal to N means electron, 1 electron, H upon 4 pi. Mass, they are shifted there. Change in position into change in velocity is equal to H upon 4 pi M, that is 9.1 10 power minus 31. H means 6.67 10 power minus 34. Now solve it. Okay, 6.67 upon 4 pi into 9.1. What is this? 10 to the power 3 minus 3, and solving this one, 5.67 into 10 to the power 6 meter per second. This is your answer. Means 3 speed of light, their value becomes less than the speed of light, so it cannot exist in nucleus. Here I can write their value of changing position and changing velocity is this one, right? So their values are
less than speed of light, so it cannot exist in nucleus. Okay, fine. Now next, now some questions are there. You can find like this. Okay, now some homework. Find the change in velocity. Change in velocity if 10 kg of object placed at 5 centimeter, 5 centimeter. Okay, and find the change in velocity. Find the change in position of electron. Find the change in position of electron having velocity 2.1 10⁶ meter per second. Now question number 3rd. Find the mass of object when 10 meter displacement having velocity this one, and now 4:1 an electron emits having 50 milligram displaced with 10 centimeter, then find the velocity change. Okay.